पिछली किस्त में आपने मुलाहिजा किया कि किस तरह फेरोज को शहनाज और उसके भाई ने कोठरी में बंद कर दिया और फिर शहनाज ने कहा तुम्हारे पास दो सूरतें हैं, या तो यहीं कोठरी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओ या फिर दूसरी सूरत में मेरे साथ निकाह कर लो। चौधरी अफजल ने भी उसे डराया धमकाया कि शहनाज तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। गर्ज ये कि फेरोज को कोठरी में बंद कर दिया। फेरोज की हालत बुरी हो गई और फिर उसने चारों नाचार शहनाज से निकाह करने की हामी भर ली। निकाह करने के बाद शहनाज और चौधरी अफजल उसे लेकर लाहौर पहुंच गए। लाहौर में चौधरी अफजल ने निकाहनामा उसके हवाले कर दिया, जिसे देखकर फेरोज का खून खौल उठा। शहनाज और उसके भाई चौधरी अफजल ने फेरोज के साथ क्या धोखा किया था, निकाहनामे में क्या लिखा था, ये सब जानिए इसी किस्त में, यानी धुआं कहानी की 7वीं किस्त में। मेरी निगाहें एक बार फिर निकाहनामे पर मरकूज हो गईं। हक महर 10 लाख रुपए बांधा गया था। निकाहनामे की शिक 20 में नान नकफे के मुताबिक स्टैम्प पेपर पर मौजूद इबारत का मुख्तसर इंदराज भी यही था। इसके मुताबिक माहाना अखराजात शहनाज को तलाक देने की सूरत में मुझे 5,000 रुपये अदा करना थे। ये मेरे साथ धोखा है, फरेब है, खुला फरेब। मैं चीख उठा। तुम्हें उस वक्त कहना चाहिए था जब तुम्हें निकाहनामा पढ़ाया जा रहा था, चौधरी ने बड़े चुपते हुए लहजे में कहा। मैं उस वक्त पूरी तरह अपने हवास में नहीं था। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि इस तरह तुम्हारा क्या मकसद है। तुम चाहते हो कि मैं शहनाज को तलाक ना दे सकूं। जाहिर है कि ना मैं 10 लाख रुपए महर अदा कर सकता हूं और ना बतौर नान नकफा 5,000 रुपये माहाना अदा करने का अहल हूं। तो फिर सब्र करो, अब चीखने चिल्लाने से क्या फायदा, चौधरी अफजल सर्द लहजे में बोला। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ऐसे वाकया से साबका पड़ा था। मेरा जहन चकरा कर रह गया। मेरे मुशाहिदे में कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ था और मुशाहिदात तो उम्र से हासिल होते हैं, और अभी मेरी उम्र ही क्या थी। मेरे जहन में यही आया कि मुझे बुरी तरह फांस लिया गया है और अब कोई फरार की राह नहीं। मैंने सोचा कि शहनाज को तलाक देकर मुझे निजात मिल जाएगी, मगर अब यह भी नामुमकिन नजर आ रहा था। शहनाज को तलाक देने के लिए 10 लाख रुपए कहाँ से लाता, फिर 5,000 रुपये माहाना अलग। भाई अफजल तुम फिक्र ना करो, फेरोज को मैं समझा लूंगी, शहनाज बोली। ये फिलहाल अभी गुस्से में है, 2-1 रोज में गुस्सा उतर जाएगा। तुम ही इसे समझा लो तो ठीक है, वरना समझाने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं, चौधरी अफजल ने सख्त लहजे में कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। हम सब कोठी के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। चौधरी अफजल अपने कमरे में सोने चला गया और शहनाज मुझे उसी कमरे में है जहां मैं पहले भी एक बार आ चुका था। फेरोज तुम्हें यह कमरा तो याद होगा ना, शहनाज फूलों से सजी सेज की तरफ बढ़ते हुए बोली। यही वो कमरा है जहां मैंने पहली बार तुम्हारे कुर्ब की ख्वाहिश की थी। उस रात इसी कमरे के दरो दीवार ने मेरी तिश्नगी का तमाशा देखा था, और आज रात ये नामालूम क्यों शहनाज ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। उस वक्त मैं ना समझ सका कि शहनाज के इरादे क्या हैं। आज रात मैं गुज़श्ता रात की निस्बत तरोताज़ा था। मेरी नींद भी पूरी हो चुकी थी और मैं निढाल भी नहीं था। कमरे की फिजा कुछ ऐसी ही थी कि शहनाज से नफरत और गुस्से के बावजूद मेरे अंदर एक हिजान पैदा हुआ था। फेरोज, वो जैसे मेरे कान में गुनगुनाई, अगर भाई अफजल ने मेरी और तुम्हारी जुदाई की राहें मसदूद कर दी हैं तो इसमें खफकी की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है ना। मैं कुछ ना बोला। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि खामोशी की जुबान में गुफ्तगू अच्छी लगती है, और ये लम्हात भी ऐसे थे कि मुझ पर शहनाज के कुर्ब का जादू चलने लगा। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द इस दयार में पहुंच जाऊं जहां रंग ही रंग है, खुशबू ही खुशबू है। मेरे हवास पर बेखुदी सी तारी होने लगी। फिर इससे पहले कि मैं उस बेखुदी के आलम में जिस्म जहां के सारे फासले समेट लेता, वो तड़प कर मेरे पहलू से उठ गई। मेरी हालत किसी ऐसे तिश्नाए लब की सी थी जिसे ठंडे मीठे पानी का प्याला देकर सैराब होने से पहले प्याला छीन लिया जाए। शहनाज, मैं जैसे ख्वाब के आलम में बोला। इधर आओ शहनाज, मेरे पास, मेरे करीब आओ। मेरे लहजे में इल्तिजा थी। नहीं, वो मसहरी के करीब खड़ी हुई लंबे लंबे सांस ले रही थी। मगर क्यों? मैंने एहतजाज किया। यह जुल्म है, मैंने फरियाद की। आज रात मैं इसी कमरे के दरो दीवार को तुम्हारी तिश्नगी का तमाशा दिखाना चाहती हूँ, उसने जवाब दिया। मगर तुमने मुझ पर जुल्म किया था ना, मैं तुमसे उसी जुल्म का बदला ले रही हूँ, ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। आज रात मैं दूसरे कमरे में सोऊंगी। हरगिज नहीं, मैं चीख उठा और फिर मसहरी से उठकर तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ा। शहनाज के लिए मेरी ये दीवानगी गैर मुतवक्को नहीं रही होगी। उसे अंदाजा होगा कि मैं उसको जबरदस्ती रोक सकता हूँ। वो इसलिए तेजी के साथ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। फिर मैंने बाहर से दरवाजा लगाए जाने की आवाज सुनी। आलम दीवानगी में जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर देता कि मुझे होश आ गया। ये मैं किसके लिए इस कदर दीवाना हो रहा हूँ, मैंने खुद से सवाल किया। एक ऐसी औरत के लिए जिसने मुझसे मेरी जमीला को दूर कर दिया, उस जालिम के लिए जिसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर ली? नहीं, हरगिज़ नहीं।
मैं बुड़बुड़ाने लगा। वो मुझे होशो हवास से बेगाना करना चाहती है और मुझे दीवाना बना लेना चाहती है, मगर मैं उसके दामे हुस्न में नहीं आऊँगा। देर तक मैं खुद पर मलामत करता रहा। इसी सबब जज्बात का चढ़ा हुआ बुखार उतर गया। उसके बावजूद मैं देर तक करवटें बदलता रहा और मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई। मैं बेखबर सो रहा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में हल्का नीला बल्ब जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में मुझे शहनाज कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती दिखाई दी। कमरे का दरवाज़ा खुलने ही से शायद मैं जाग उठा था। शहनाज को मैंने मसहरी की तरफ आहिस्ता से बढ़ते देखा। इससे पहले वो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर चुकी थी। मैं ऐसा बन गया जैसे मैं सो रहा हूँ। वो खामोशी से आकर मसहरी पर लेट गई। उसने अब तक कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे मेरी नींद उचाट हो जाए। खिलाफ तवक्को वो इंतहाई पुरसुकून मालूम हो रही थी। समझ गया कि गालिबन आप सुबह होने वाली है और शहनाज किसी पर यह जाहिर नहीं करना चाहती होगी कि वो किसी और कमरे में सोई थी। सुबह मुझे शहनाज ने जगाया। मैंने दानिस्ता अपनी खफकी के इजहार की खातिर उससे कोई बात ना की। मैं नहाकर गुसल खाने से निकला तो उसने मुझे मुखातिब किया, ये तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? मैंने कोई जवाब न दिया तो वो मेरे करीब आकर मुझे गुदगुदाने लगी। क्या कर रही हो ये? हटो ना। मैं अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए नाकाम होकर बोला। अब नजर आए ना तुम्हारे दांत? वो हंसकर बोली। यही तो देखना चाहती थी मैं। फिर नाश्ता करने के बाद चौधरी अफजल अलीपुर चला गया। जीप वो छोड़ गया था और अपनी रवानगी से कबल उसने एक बार फिर मुझे ताकीद की थी कि अलीपुर हरगिज मत आना वरना नुकसान उठाओगे। चौधरी अफजल गांव चला गया तो शहनाज मुझे अपने साथ बाजार ले गई और ढेरों रेडीमेड कपड़े मेरे लिए खरीद लिए। उनमें सूट भी थे, पैंट शर्ट भी और कमीज शलवार भी। मैंने मना भी किया कि इतने कपड़ों का क्या होगा, रहने दो, मगर वो ना मानी। उसने कहा, तुम मेरे शौहर हो, एक अमीर कबीर बीवी के शौहर, तुम्हें रोज कपड़े बदलने चाहिए। मैं चुप हो गया। उसने मेरे कपड़ों के लिए 2 बड़े सूटकेस भी खरीदे। इसके अलावा ज़रूरियात का दीगर सामान भी खरीदा। मैं सोचने लगा अगर मुझे जमीला से मोहब्बत ना होती तो यकीनन शहनाज मेरे लिए एक आइडियल बीवी होती। उसके साथ मेरी ज़िंदगी बड़े ऐश से गुजरती। दोपहर होने से पहले हम कोठी वापस आ गए। फैज़ के अलावा कोठी में 2 मुलाजमीन और थे, एक चौकीदार, दूसरी एक बूढ़ी मुलाजमा। बूढ़ी मुलाजमा के सपुर्द किचन था और वो खाना अच्छा पकाती थी। उस रात शहनाज ने गुज़श्ता रात की तरह मुझे तड़पाना चाहा, मगर मैं ऐसी सूरत हाल के लिए पहले ही तैयार था। मैंने उसे कमरे से निकलने न दिया। आखिर उसे अपनी हार कबूल करना ही पड़ी। दूसरे दिन उसने अपने लिए अलग कमरे में सोने का बंदोबस्त कर लिया। मैंने उस पर एहतजाज किया मगर उस पर मेरे एहतजाज का कोई असर ना हुआ। वो बहरहाल एक ज़िद्दी औरत थी। वो अपनी ज़िद पूरी करके रहती थी। वो अलग कमरे में सोई। तीसरे दिन वो मुझे अपनी फर्म के दफ्तर ले गई जो माल रोड पर था। उसने मुझे प्रोप्राइटर के कमरे में बिठाया जहाँ कभी कभार चौधरी अफजल या वो आकर बैठती थी। मैंने पहले ही दिन से काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वो मुझे दफ्तर ही में छोड़कर चली गई। उसने कहा था कि दफ्तर का वक्त ख़त्म होने से पहले मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। शहनाज चली गई तो कुछ देर में फर्म के मैनेजर से बात करता रहा। फिर वो उठ गया तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे अलीपुर से गायब हुए कई रोज़ हो चुके हैं, क्यों ना मैं अब्बू को अपनी खैरियत की इत्तला कर दूँ। मैंने इस पर फ़ौरन अमल किया और अब्बू को ख़त लिखने लगा। अलकाब और सलाम लिखने के बाद मैंने ख़त में लिखा, जिस तरह मैं अचानक आपसे मिला था उसी तरह तकदीर ने मुझे आपसे अचानक बिछड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं बखैरियत और अच्छी तरह हूँ। मेरी तरफ से आप और अम्मी कोई फिक्र ना करें, जबीला को भी समझा दे। बहुत जल्द आप लोगों से आकर मिलूंगा। फिलहाल मजबूरी है, नहीं आ सकता। मैं अपना मौजूदा पता इसलिए नहीं लिख रहा कि क्या खबर मुझे वहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। एक बार फिर लिख रहा हूँ कि मेरी तरफ से मुतमईन रहिए, आपका बेटा फेरोज़। खत लिखने के बाद मैंने उसे एक सादा लिफाफे में बंद किया और उस पर पता लिख दिया। फिर मैंने चपड़ासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई। चपड़ासी आ गया तो मैंने उसे लिफाफा थमाया और कहा, इसे अभी टिकट लगाकर पोस्ट कराओ। मैंने उसे टिकट के लिए पैसे भी दिए। ये वही पैसे थे जो मैं अलीपुर से लेकर चला था। ना तो अब तक शहनाज ने मुझे जेब खर्च के लिए पैसे दिए और ना ही मैंने मांगे थे। ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। अब तक जो इस तरफ शहनाज का या मेरा ध्यान जाता। अब्बू को ख़त लिखने के बाद बड़ी हद तक मुतमईन हो गया कि कम से कम उन्हें मेरी खैरियत तो मिल ही जाएगी। दफ्तर का वक्त ख़त्म होने से कुछ पहले इंटरकॉम पर मैनेजर ने बताया कि मैंने बीवी जी को इतला कर दी है फ़ोन पर जनाब कि वो आपको आकर ले जाएं। मैंने मैनेजर को अब शुक्रिया अदा किया और शहनाज का इंतज़ार करने लगा। वो जल्दी ही आ गई। वापसी में उसने मुझसे कहा, फेरोज़ तुम भी जीप चलाना सीख लो ताकि खुद दफ्तर आ सको। अगर तुम राज़ी हो तो मैं तुम्हें कल सुबह से जीप ड्राइव करना सिखा देती हूँ। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था, मैं राज़ी हो गया। दूसरे दिन नाश्ते के बाद शहनाज ने मुझे ड्राइविंग की तरबियत देना शुरू कर दी। दोपहर खाने के बाद वो मुझे गुज़श्ता रोज़ की तरह दफ्तर छोड़ आई। उस वाक़या के तीसरे दिन दोपहर से कुछ पहले अचानक गैर मुतवक्किल तौर पर चौधरी अफजल गांव से आ गया। उस वक्त मैं जीप चलाना सीखकर शहनाज के साथ वापस कोठी आया था।
शहनाज ने मुलाजमा से खाना लगाने को कहा ही था कि चौधरी अफजल किसी तूफानी झक्कड़ की तरह कोठी में दाखिल हुआ। मालूम नहीं क्यों उसकी तेवरियों पर बल पड़े हुए थे और चेहरे से शदीद गुस्से का इजहार हो रहा था। क्या बात है भाई अफजल, खैरियत है? शहनाज ने अपने भाई को मुखातिब किया। उसने भी यकीनन अपने भाई के तेवर भांप लिए थे। जवाबन चौधरी अफजल ने मुझे कहर आलूद निगाहों से देखा, फिर शहनाज से कहा, इसे लगाम देकर रख वरना ये मेरे हाथों मारा जाएगा। आखिर कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? शहनाज ने पूछा। ये तेरा चहेता शौहर यहाँ से फरार होने के मंसूबे बना रहा है, चौधरी अफजल ने बताया। फिर अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और शहनाज को थमा दिया। पढ़ो इसे, सब कुछ समझ जाओगी। उस लिफाफे पर नजर पड़ते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही लिफाफा था जो मैंने अलीपुर के लिए पोस्ट कराया था। इस पर मेरे हाथ का पता लिखा हुआ था। शहनाज लिफाफे से खत निकालकर पढ़ने लगी। मुझे उससे किसी ऐसी ही हरकत की तवक्को थी। मैं इसलिए पहले ही से चौकन्ना था। डाकिए से मैंने कह रखा था कि अमजद का कोई खत आए तो वो उसे देने के बजाय मेरे पास पहुंचा दे। चौधरी अफजल ने इंकशाफ किया और मैं ये जानने के बाद कि मेरा खत अबू को नहीं मिल सका गमजदा हो गया। ये तो फेरोज ने वाकई बड़ी गलत हरकत की। शहनाज ने खत पढ़कर लिफाफे में रखते हुए कहा, और मैं इसे इसकी हरकत की सजा देने आया हूं ताकि इसे आइंदा कभी ऐसी जुर्रत ना हो। चौधरी अफजल सख्त लहजे में बोला और फिर उसने अपने करीब रखे हुए एयर बैग को उठाकर गोद में रख लिया। इसके बाद वो फैज को आवाजें देने लगा। फैज आ गया तो उसने चौकीदार को बुलवाया। मैं ये समझने से कासिर था कि आखिर वो मुझे क्या सजा देना चाहता है। जब कुछ देर बाद कवि हैकल चौकीदार भी आ गया तो चौधरी अफजल ने अपनी गोद में रखे हुए बैग की जिप खोलकर उसमें चमड़े का एक हंटर और रेशमी डोरी निकाल ली। फिर उसने सामने बरामदे के एक सतून की तरफ इशारा करते हुए चौकीदार और फैज से कहा, इसे फेरोज को उस सतून से बांध दो। ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने चौधरी अफजल? मैं एकदम उछलकर कुर्सी से खड़ा हो गया। मैं तुम्हारा कोई करिंदा नहीं जिसे तुम बांधकर कोड़े बरसाना शुरू कर दोगे। पकड़ लो इसे। चौधरी अफजल ने चौकीदार और फैज को हुक्म दिया। वो दोनों तेजी से मेरी तरफ बढ़े मगर मैं पहले से तैयार था। फैज के पेट पर मेरी भरपूर लात पड़ी और वह चीखता हुआ गिर पड़ा। चौकीदार घोंसा खाने के बावजूद मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। वो फैज से ज्यादा जानदार साबित हुआ मगर शाने पर पड़ने वाली खड़ी हथेली की भरपूर ज़रब ने उसे भी चीखने पर मजबूर कर दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। बहुत हो गया फेरोज। मान चौधरी अफजल की आवाज़ सुनकर मैं पलटा। उसके हाथ में रिवाल्वर नजर आ रहा था और वो कह रहा था, अगर अब तुमने ज़रा सी जगह से हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा न था कि चौधरी अफजल की बात मान लूं। फिर चौधरी अफजल के हुक्म पर फैज और चौकीदार ने मुझे बरामदे के सतून के साथ बांध दिया। चौधरी अफजल ने रिवाल्वर जेब में रखकर चमड़े का हंटर अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद वो मेरे करीब आ गया और एक झटके से मेरी कमीज फाड़ दी। मेरे जिस्म का ऊपरी हिस्सा बेलिबास हो गया तो उसने पीछे हटकर हंटर वाला हाथ फिजा में बुलंद किया। बाजियत नाक खेल इस सफाक शख्स के लिए यह नया नहीं था। हंटर मेरे जिस्म के खुले हिस्से पर पड़ा और शदीद तकलीफ के सबब मेरे मुंह से चीख निकल गई। चौधरी ने कहका लगाया और फिर जैसे उस पर दीवानगी तारी हो गई, वो पे दर पे हंटर बरसाने लगा और मेरे जिस्म की खाल उधड़ने लगी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी चीखें उसे मजीद तशद्दुद करने पर उकसा रही हों। बस करो अफजल, शहनाज चुप न रह सकी। इसके लिए इतनी सजा काफ़ी है। अब ये कभी अलीपुर खत नहीं लिखेगा। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, भाई अफजल से माफ़ी मांग लो फेरोज। नहीं, मैंने तकलीफ और अजियत से चीख कर कहा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी मांगने से इनकार मुझे महंगा पड़ा। नतीजतन मेरे जिस्म पर जख्मों के निशानात में इजाफा हो गया। चीखते चीखते मेरा गला बैठ गया और फिर आंखों के आगे अंधेरा फैलने लगा। बिल आखिर मेरे जहन पर अंधेरे की चादर फैल गई। मालूम नहीं इस इलाके में रहने वाले बहरे थे या बेहिस कि मेरी चीखों का उन पर कोई असर ना हुआ। कोई भी हकीकत पूछने ना आया। शायद बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोगों के सीनों में दिल नहीं होता। मालूम नहीं कब तक मैं बेहोश रहा। होश आने पर मैंने खुद को कमरे में बिस्तर पर देखा। शहनाज मेरे सिराने बैठी थी और उसके चेहरे से फिक्रमंदी के आसार नजर आ रहे थे। मेरे सीने, दोनों बाजुओं, गर्दन और पेट पर दवा लगी थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा जिस्म सुलग रहा हो। शदीद तकलीफ के सबब मैं होश में आते ही कराहने लगा। मुझे होश में आता देखकर शहनाज मुझ पर झुक गई और भर्राई आवाज में बोली, भाई अफजल ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया फेरोज, मगर गलती तुम्हारी है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। फिर वो मुझे चमचे से चिकन सूप पिलाने लगी और मजीद बोली, भाई अफजल चला गया और जाते जाते कह गया, अगर अब कभी तुमने अपने घर वालों को खत लिखा या उनसे राब्ता कायम करना चाहा तो तुम्हारा अशर इससे बुरा होगा। फिर मैं 4 दिन से पहले बिस्तर से न उठ सका। इस दौरान में एक वफाशार बीवी की तरह शहनाज मेरी तीमारदारी करती रही। उसके बाद शब व रोज़ शुरू हो गए। मैं दोपहर के बाद दफ्तर जाने लगा। सुबह के वक्त शहनाज से जीप चलाना सीखा। 1 महीने के अंदर अंदर मुझे जीप चलाना आ गया और शहनाज ने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दिया। शादी के तीसरे माह मुझ पर इंकशाफ हुआ कि शहनाज माँ बनने वाली है।
लेडी डॉक्टर ने 2 माह बाद की डेट दे दी। शहनाज मुझे ही साथ लेकर डॉक्टर के यहाँ गई। फ़ेरोज़, तुम अफसरदा और खामोश खामोश क्यों हो? वापसी में शहनाज ने मुझे मुखातिब किया। क्या तुम्हें खुशी नहीं कि तुम बाप बनने वाले हो? शहनाज, मैं इतना भी बच्चा नहीं कि यह ना समझ सकूं। होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं। मैं तलख लहजे में बोला, तुम किसी और का गुनाह मेरे सर डाल रही हो। ये गुनाह का बोझ जो तुम उठाए फिर रही हो मेरा नहीं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब मैं समझ चुका हूं कि तुमने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह क्यों पढ़वाया। अपने गुनाह पर शर्मिंदा होने के बजाय शहनाज हंस दी, फिर बोली, मेरे शौहर तो तुम ही हो और मेरे बच्चे के बाप भी तुम ही कहलाओगे। मैं तुम पर और तुम्हारे होने वाले बच्चे पर लानत भेजता हूँ, मैंने सख्त लहजे में कहा। अब मैं खुद जीप ड्राइव करता था और जीप में ही दफ्तर आता जाता। अब्बू को अब अलीपुर ख़त लिखना तो लाहासिल ही था कि वो ख़त उन्हें ना मिलता। रफ्ता रफ्ता मैं इस नतीजे पर पहुंचा, खुद ही कभी अलीपुर जाऊं। दिन भर में घर से बाहर रहता, अलीपुर आने जाने में 6 घंटे से ज़्यादा सर्फ ना होते। दफ्तर के औकात में अगर मैं अलीपुर का एक फेरा लगाता तो शहनाज को खबर ना होती। दफ्तर जाने के लिए मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकलता और वहाँ से घर पहुँचते पहुँचते मुझे शाम के 5:30 बज जाते। यूं तकरीबन 9 घंटे मैं घर से बाहर गुजारता। मैं संजीदगी से सोचने लगा कि अगर किसी दिन 1-2 घंटे दफ्तर में गुजार कर अलीपुर चला जाऊं तो दफ्तर का वक्त ख़त्म होने से पहले वापस आ सकता हूं। यूं भी अब चौधरी अफजल को धमकी दिए खासा अरसा गुजर चुका था। इस दौरान ना मैंने अब्बू को खत लिखा, ना अलीपुर गया। यकीनन वो अब मेरी तरफ से मुतमईन होगा। मैं अपने दरीना दुश्मन मलिक सरफराज को भी नहीं भूला था। मैं उससे भी इंतकाम लेने के मंसूबे बनाता रहता था। 6-7 घंटे के लिए दफ्तर से गायब होकर किसी दिन मैं उसका किस्सा भी पाक कर सकता था। यूं मैं कानून की गिरफ्त से भी महफूज रह सकता था। मगर मजीद सोच विचार के बाद इस ख्याल को मैंने रद्द कर दिया। दिन की रोशनी में मुझे देखा जा सकता था। मलिक सरफराज को कत्ल करने के लिए ज़रूरी था कि मैं सूरज गुरूब होने के बाद अलीपुर पहुंचता, फिर रात के अंधेरे में वापस लाहौर आ जाता। रात के वक्त अलीपुर से कोई बस लाहौर के लिए नहीं मिलती थी। वहाँ से रात के वक्त वापसी के लिए ज़रूरी था कि मेरे पास अपनी गाड़ी होती। मैं सोचता रहा और दिन गुजरते रहे। उस वक्त तक मैं कोई कदम उठाना नहीं चाहता था जब तक हर पहलू पर गौर न कर लूँ। मेरे नज़दीक अब्बू, अम्मी और जमीला से मुलाकात सानवी हैसियत की हामिल थी। पहले अपने सीने में बचपन से भड़कती हुई इंतकाम की आग को मैं सर्द करना चाहता था। उसकी वाहिद सूरत यही थी कि मैं अपने दुश्मन मलिक सरफराज को जहन्नुम रसीद कर देता। चौधरी अफजल के लिए भी मेरे दिल में शदीद नफरत थी। उसे भी माफ़ करने के हक में नहीं था, मगर ये बात की बात थी। उससे और शहनाज से बाद में निमट सकता था। अचानक एक रोज़ मेरे जहन में मसले का हल आ गया। मैं उस रोज़ शहनाज के साथ लेडी डॉक्टर के पास गया था। उसका मुआयना कराने शहनाज के माँ बनने में अब सिर्फ 3 हफ्ते रह गए। मैंने सोचा कि शहनाज को बहरहाल हस्पताल दाखिल होना पड़ेगा और वो कोठी में नहीं होगी। मैं इस मौका से फ़ायदा उठा सकता हूँ। इस तरह शहनाज को भी कुछ मालूम ना होता और मैं कानून की गिरफ्त से भी महफूज रहता। जीप तो थी ही मेरे पास। मैं शाम को 5 बजे दफ्तर से निकलता और घर वापस जाने के बजाय अलीपुर पहुंच जाता, फिर निस्फ शब से पहले ही वापस लाहौर आ जाता। किसी के वहमो गुमान में भी ये ना आता कि मैं मलिक सरफराज को मैंने कत्ल किया होगा। मैंने जहां इतने तवील अरसे सब्र किया था, मजीद चंद हफ्ते और सब्र कर सकता था। लंबे फल का वो चाकू अब तक मेरे पास था जो मैंने अकबर को कत्ल करने के लिए ख़रीदा था। मेरे वालिद के सीने में चाकू उतारा गया था, इसलिए मैं भी उसके असल कातिल को उसी तरह कत्ल करना चाहता था। वो 3 हफ्ते मुझे 3 सदियां मालूम हुए। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा। मेरा बेचैनी और इज़राब बढ़ता गया और मुझ पर हिजानी कैफियत तारी हो गई। वो रात का वक्त था जब मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। रात भर मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। सुबह के करीब शहनाज माँ बन गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। मैं रात भर का जागा हुआ था, इसलिए दफ्तर न गया। उसकी वजह यह भी थी कि आइंदा शब मैं अलीपुर रवाना होने का फैसला कर चुका था। सुबह 9 बजे के करीब मैं कोठी आने के बाद सो गया। शहनाज के कहने पर फैज़ को मैंने अस्पताल भेज दिया। शाम 4 बजे मैं सोकर उठा तो जैसे मेरे सारे मंसूबे पर पानी फिर गया। चौधरी अफजल लाहौर पहुंच चुका था। उसे फैज़ ने फ़ोन पर शहनाज के माँ बनने की इतला दी। चौधरी अफजल की लाहौर में मौजूदगी का मतलब ये था कि अब मैं अपने मंसूबे पर अमल नहीं कर सकता। वो दूसरे दिन सुबह वापस अलीपुर चला गया तो मेरे दिल को सुकून हुआ। मैंने फैसला कर लिया कि आज रात ज़रूर अलीपुर जाऊंगा। शहनाज अस्पताल में थी और कोठी में मुलाजमीन के सिवा कोई नहीं था। उस रात मैं दफ्तर चला गया, मगर शाम 4 बजे से पहले उठ गया। उसकी वजह यह थी कि मैं पहले अस्पताल में शहनाज से मिलना चाहता था। मैं ये सो इत्मीनान दिला कर के मैं कोठी जा रहा हूँ, अलीपुर रवाना हो जाना चाहता था। मैं अस्पताल पहुँचा तो फैज़ भी था। जब मैं उठने लगा तो शहनाज ने मुझसे कहा, फैज़ को भी अपने साथ कोठी ले जाओ। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि फैज़ अस्पताल में होगा और ना मैं अस्पताल से कोठी जाना चाहता था, मगर फैज़ की वजह से मजबूरन मुझे कोठी जाना पड़ा। फैज़ को अपने साथ लेकर मैं जब कोठी पहुंचा, फिर वहां चंद मिनट रुककर
फैज से कुछ कहे बगैर मैं कोठी से जीप लेकर निकल गया। कोठी आने की वजह से सिर्फ आधे घंटे का फर्क पड़ा। मैं 5 साढ़े 5 बजे लाहौर से अलीपुर के लिए रवाना हुआ। रास्ते फिर मेरी आंखों में अपने मकतूल वालिद और भाई और माँ के चेहरे घूमते रहे और इंतकाम की आग तेज से तेज होती गई। जज्बात में हिजान के सबब जीप की रफ्तार भी ज्यादा थी, मगर मैंने उसे बेकाबू न होने दिया। तेज रफ्तारी की वजह से 3 घंटे के बजाय मैं 2.5 घंटे में अलीपुर के करीब पहुंच गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अलीपुर की आबादी शुरू होने ही वाली थी कि बीच सड़क पर मुझे एक शख्स हाथ उठाए खड़ा नजर आया। उसके हाथ में बंदूक थी। मजीद 2 बंदूक बरदार सड़क के किनारे खड़े थे। मजबूरन मुझे जीप रोकना पड़ी। उन लोगों के हाथों में टार्चें थी। उनमें एक ने जीप रुकते ही करीब आकर टार्च का रुख मेरी तरफ कर दिया और टार्च का रोशन दायरा मेरे चेहरे पर पड़ा और फिर वो शख्स अपने बंदूक बरदार साथियों से बुलंद आवाज में मुखातिब हुआ। वही है। मुझे उस शख्स की आवाज जानी पहचानी लगी। कौन हो तुम और तुमने मुझे क्यों रोका है? मैंने हिम्मत करके पूछा। मुझे नहीं पहचाना बाबूजी, मेरा नाम बख्शू है, जीप के करीब खड़े शख्स ने कहा। उसने मेरे चेहरे पर रोशनी डाली थी। मैं समझ गया कि उसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी क्यों लगी। वो चौधरी अफजल का मुलाजिम था और जाहिर था कि उसके साथ भी चौधरी अफजल ही के आदमी हो सकते। उन्हें अपने रास्ते की दीवार बने देखकर मैं हैरतज़दा हो गया। यूं लगता जैसे वो मेरा इंतज़ार वहाँ पहले से कर रहे हों। जीप के करीब अब बख्शू के दोनों बंदूक बरदार साथी भी आ गए। उनकी बंदूकों का रुख मेरी तरफ था। क्या चाहते हो? मैंने अपनी आवाज़ को रोबदार बनाते हुए कहा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं चौधरी अफजल का बहनोई हूँ? जी जी बाबूजी, हम चौधरी के हुक्म पर तो यहाँ आए हैं, बख्शू का एक साथी बोला। ये हकीमे था। चौधरी अफजल का हुक्म है कि आपको गांव में दाखिल ना होने दिया जाए। बेहतर है बाबूजी कि आप लाहौर लौट जाएं, वरना आप चौधरी को तो जानते ही हैं, चौधरी गुस्से का बड़ा ख़राब है, बख्शू ने मुझे समझाते हुए कहा। और अगर मैं तुम लोगों की बात ना मानूं तो? मैंने कहा। तो फिर मजबूरन जी हमें फिर जीप का टायर फाड़ना पड़ेगा और फिर आपको चौधरी के पास ले जाना होगा, हकीमे ने जवाब दिया। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर नरम लहजे बोला, अच्छा ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, मगर एक वादा करो कि चौधरी अफजल को नहीं बताओगे कि मैं यहाँ आया था। ठीक है बाबूजी, हम चौधरी से कह देंगे कि आप नहीं आए, बख्शू ने वादा कर लिया। मैंने जीप मोड़ी और फिर वापस चल दिया। चंद मील जाकर मैंने जीप रोकी और फिर कुछ देर के बाद दोबारा अलीपुर की तरफ चल दिया। मैंने सोचा था कि अब वो लोग मुतमईन होकर वापस चले गए होंगे, मगर मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वो अपनी जगह पर अभी तक मौजूद थे। उन्होंने दोबारा मेरी जीप रोक ली और मैं इसलिए जीप रोकने पर मजबूर था कि वो असला उठाए हुए थे और जीप ना रोकने की सूरत में फायर भी कर सकते थे। चौधरी जी ने ठीक ही कहा था। बख्शू बाबूजी फिर आ गए। हकीमे ने मेरे चेहरे पर टार्च मारते हुए कहा, अगर चौधरी ने हमें दोबारा यहाँ ना भेजा होता तो। बात बिगड़ती देखकर मैं जल्दी से बोल उठा, हकीमे मुझे बस चंद मिनट अपने अब्बू और अम्मी से मिल लेने दे, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे लहजे में इल्तिजा थी। ना जी ना, चौधरी को अगर खबर हो गई ना तो वो मेरी खाल गिरा देगा मेरी जमीन पर। उसने साफ इनकार कर दिया। मैंने सोचा था कि आज रात मलिक सरफराज को कत्ल ना कर सका तो कम से कम अब्बू अम्मी और जमीला से तो मिल लूं, मगर हकीमे ने मेरी इस आरजू को भी खाक में मिला दिया और अगर वो मुसल्ला ना होते तो मुमकिन था कि मैं उनसे भिड़ जाता। बिल आखिर मुझे अलीपुर से नाकाम और नामुराद वापस आना पड़ा। मैं निस्फ शब गुजरने के बाद 12:30 बजे लाहौर पहुंचा। खिलाफे तवक्कुफ फैज जाग रहा था। उसने मुझसे पूछा, कहाँ गए थे बाबूजी? जहन्नुम में। यह कहता हुआ मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उस रात मुझे देर तक नींद ना आ सकी। ये मुमकिन ही ना था कि उन्होंने चौधरी अफजल को मेरे मुतल्लिक ना बताया हो। चौधरी अफजल जब एक खत लिखने पर मेरी खाल उधेड़ सकता है तो ये तो बहरहाल संगीन जुर्म था। मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन में वो ज़रूर लाहौर आएगा और न जाने इस बार मेरा क्या हशर करे। मैं उस रोज़ के बाद से इसीलिए सहमा सा रहने लगा कि क्या खबर चौधरी अफजल कब बलाए नागहानी की तरह लाहौर आ जाए। मगर 3 दिन गुजरने के बावजूद वो ना आया और शहनाज अस्पताल से घर आ गई। दूसरे दिन जब मैं दफ्तर से कोठी पहुंचा तो शहनाज ने मुझे समझाया, फेरोज़ तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन हो गए हो? तुम्हें आखिर अलीपुर जाने की क्या ज़रूरत थी? जवाबन मैं कुछ न कह सका। मुझे हैरत थी कि उसे ये बात कैसे मालूम हुई। फिर यही सवाल मेरी ज़ुबान पर था, इस बात को छोड़ो फेरोज़ कि मुझे ये बात कैसे मालूम हुई। मैंने आज बड़ी मिन्नत करके अफजल को वापस गांव भेजा है कि अब तुम्हें कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। तो क्या वो आज आया था? मैंने खौफजदा सी आवाज़ में पूछा। हाँ, शहनाज ने जवाब दिया। तुम्हारे दफ्तर जाने के कुछ देर बाद ही वो आ गया। वो तो दफ्तर जा रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। वादा करो फेरोज़ कि अब तुम कभी अलीपुर नहीं जाओगे। मैंने मसलहतन शहनाज से वादा कर लिया। उसने बहरहाल मुझे एक यकीनी अजियत से बचा लिया। अब मैं कुछ दिन खामोश रहकर असर नो मनसूबाबंदी करना चाहता था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मलिक सरफराज ही के साथ चौधरी अफजल को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी गर्ज से मैंने एक रिवाल्वर भी खरीद लिया जिसका लाइसेंस भी मेरे पास नहीं था। फर्म से अब हर माह बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे 5,000 रुपये तनख्वाह माहवार मिलती। ये रास्ता मुझे फर्म के मैनेजर ने समझाया। फर्म के इख्तियारात शहनाज के पास थे। उसने मेरी बात फौरन मान ली।
ये उन दिनों का जिक्र है जब मुझे मालूम हुआ कि शहनाज माँ बनने वाली है। मैं शहनाज से खफा था और मुझे खुश करना चाहती थी। मैं उसके गुनाह को खामोशी के साथ अपने सर लेने पर राजी हो जाऊं। रिवाल्वर मैंने इसलिए ख़रीदा कि क्या खबर कब मुझे किस तरह के हालात का सामना करना पड़े। चौधरी अफजल जैसे अयार शख्स को ठिकाने लगाना आसान नहीं, इसका मुझे बखूबी अंदाज़ा था। मुझे अलीपुर से नाकाम लौटे 1 महीने से ऊपर हो गया और अब मैं फिर वहाँ जाने के मंसूबा बना रहा था। अभी मैं किसी नतीजे पर ना पहुँच सका था कि एक ऐसी बात मालूम हुई जिसने मुझे सर तपा इंतकाम बना दिया। अब मैं हर मसलियत को पसे पुश डालकर पहले चौधरी को ठिकाने लगाने अलीपुर रवाना हो गया। अब मुझे मालूम हो चुका था कि चौधरी अफजल मुझे अलीपुर आने से क्यों रोक रहा था। हुआ यूं कि मैं दफ्तर से कोठी की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में अलीपुर का एक शख्स मुझे मिल गया। उसने मुझे बताया कि चौधरी अफजल ने सारे गांव में मशहूर कर दिया कि जमीला से उसके गलत ताल्लुकात हैं। लोगों ने उसे मेरे अब्बू के घर आते जाते देखा। अब मेरे अब्बू ने चौधरी अफजल पर पाबंदी लगा दी कि वो उनके घर ना आए, मगर अब पानी सर से ऊंचा हो गया। अब्बू ने चौधरी अफजल से कहलवा दिया कि अगर तुमने जमीला का हुआ कराया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इससे पहले कि चौधरी अफजल जमीला पर हाथ डालता, मैं उसे ख़त्म कर देना चाहता था। मेरे लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी कि जमीला मुझसे बेवफाई कर सकती थी। मैं तेज़ रफ्तारी से जीप चलाता हुआ अलीपुर के निवाह में पहुंच चुका था कि अचानक फिजा एक धमाके से गूंज उठी। किसी तरफ से मेरी जीप पर फायर किया गया। मैंने जीप की रफ्तार कम कर दी और जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। उस वक्त दूसरा फायर हुआ और जीप ने हिचकोला खाया। मेरी जीप के पिछले टायर को निशाना बनाया गया था। मजबूरन मैंने जीप रोक दी। फेरोज पर हमला किसने किया था? क्या फेरोज ने गांव में पहुंचकर चौधरी अफजल को मार डाला? उसने जमीला और उसके घर वालों को इस रुसवाई और बदनामी से कैसे निजात दिलाई? चौधरी अफजल का क्या अंजाम हुआ? क्या फेरोज मलिक सरफराज से अपने बाप और भाई के कत्ल का इंतकाम ले सका? ये सब हालात जानने के लिए धुआं कहानी का अगला और आखिरी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए।